स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं पैसेज की तीसरी क्लास को लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि आपने पहले 2 क्लासों में देखा कि हम हिंदी से इंग्लिश में किसी दिए गए पैसेज को कैसे ट्रांसलेट करते थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं आज की इस नई पेशकश को। तो देखते हैं आज का हमारा नया पैसेज क्या है। कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। उसका नाम रामू है। उसका परिवार बहुत बड़ा है। उसकी हालत दयनीय है। उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। उसके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी वह खांसता और खून थूकता है, जिसे हम कहते हैं खून की उल्टियां करता है, पर वह लाचार है। तो देखा दोस्तों आप सब लोगों ने कि हमारा दिया गया पैसेज आपको अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? कठिनाई कब होती है? क्योंकि तब जब हमें इसके रूल्स ना पता हो। कठिनाई तब होती है जब हमें इसकी वोकेबुलरी ना पता हो कि यहाँ पे मीनिंग कौन सा यूज होना है। कठिनाई तब होती है जब हमें इसके कोई वो रूल ना पता हो, टेंस के रूल ना पता हो, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, तब गलतियां होती हैं। और गलतियां तब होती है जब हमें ये ना पता हो कि कहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया जाएगा इस तरह के सेंटेंसेस में, तो गलतियां वहां पे होती हैं। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज हम इन सभी गलतियों पे चर्चा करेंगे, इन गलतियों को ना दोहराया जा सके और उसके लिए नए नए प्रयोजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इसके सेशन को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले आपको इसको पैसेज को समझा देता हूं। कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। इसका मतलब क्या होता है कि कल मैं एक रिक्शा चालक से मिला। समझ लीजिएगा, क्योंकि पैसेज या ट्रांसलेशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड हम लिख दे किसी में। पैसेज का मतलब या किसी ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि दिए गए पैसेज को हम अपने अनुसार चेंज करके लिखें। नहीं समझे? मतलब ये होता है कि कोई पैसेज अगर हमें दिया गया है तो हम उसको पहले अपनी भाषा में अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज करें और आफ्टर इट हम इसको ट्रांसलेट करें। चलिए मैं करके बताता हूं ताकि आपकी काफी समस्याओं का निवारण हो सके। तो कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस की जानकारी के लिए पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे बात कल की हो रही है। एक आपको कीवर्ड मिल गया यहाँ पे कल, जो आपको एक कीवर्ड है यहाँ पे क्लू मिल गया। कल अगर यहाँ पे कभी ऐसे सेंटेंस आ जाए कि ये बात बीते समय की हो गई है, तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और इसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं अदर वर्ड। और जैसे ही अदर वर्ड का यूज करते हैं ना दोस्तों, लास्ट में हम फुल स्टॉप का भी यूज करते हैं। फुल स्टॉप बहुत जरूरी होता है। तो ये बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अर्थात एक रास्ता। अब बताइए, जब आपको कोई रास्ता मालूम हो गया तो क्या आप उस रास्ते पर चल करके मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे? अरे बिल्कुल पहुंचेंगे। चलिए पहुंचाते हैं हम आपको। तो कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। तो यहाँ पे रिक्शा चालक का मतलब होता है रिक्शे को चलाने वाला। अब देखिए दोस्तों, रिक्शा ये पैडल वाला रिक्शे की बात हो रही है। तो पैडल वाला रिक्शा क्या होता है? पैड, इसको इंग्लिश में बनाइएगा, रटना नहीं, आपको रटिए नहीं, रटाने के लिए नहीं आया हूं, समझिए। रिक्शे को हम क्या करेंगे? उसको चलाएंगे नहीं, ड्राइव ये कभी मत करिएगा। तो ये रिक्शा चालक को बहुत से लोग रिक्शा ड्राइवर लिख देंगे, गलत तो हो जाएगा। रिक्शा ड्राइवर तो होता ही नहीं है। क्या होता है फिर? क्योंकि देखो समझिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो रिक्शे को खींचेगा, वो रिक्शे को पैरों से चलाएगा। जब रिक्शे को पैर से चलाएगा, उसकी मांसपेशियों में कार्य होगा, मांसपेशियों की मदद से कार्य होगा। तो वहां पे पुल का यूज करते हैं। पुल का मतलब खींचना, याद आया? पुल, आप किसी चीज को अगर हम धक्का दे दें तो वो पुश होता है। पुश का मतलब धक्का देना, और अपनी तरफ खींच लें, किसी चीज को अपनी तरफ खींचे, तो ये होता है पुल। तो पुश पुल, पुश पुल, समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिक्शा चालक इंग्लिश होगी रिक्शा पुलर। क्यों? क्योंकि वो रिक्शे को खींचता है, चलाता है बेचारा। अब पुल का मतलब जो नहीं अपनी तरफ खींचता है, पैडल मारता है कि नहीं वो, इसलिए वो रिक्शा पुलर कहलाएगा। तो देखिए मेरी भेंट, यहाँ पे मेरी भेंट का मतलब मेरी मुलाकात हुई। तो क्या हो जाएगा? मैं मिला। इसका मतलब देखिए, समझिए, लॉजिकल समझिए कि मैं कल एक रिक्शा चालक से मिला। तो मिला की होती है मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, और मीट की जो फॉर्म होती है देखो, मीट, MEET, मीट का मतलब होता है मिलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेट,
और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है मेट, मीट मेट मेट। तो आप देखेंगे हमें कौन से फॉर्म का यूज करना है, सेकेंड फॉर्म का। ये सेकेंड फॉर्म हो गई तो मेट, तो आई मेट। देखिए दोस्तों हमसे स्ट्रक्चर पे चलना है, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई मेट, तो आई मेट, मैं किससे मिला, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, किससे मिला मैं, तो बताइए किससे मिला, एक रिक्शा चालक से, एक रिक्शा चालक से। तो रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर का मतलब होता है रिक्शा चालक, तो RICKSHAW रिक्शा पुलर, PULLAR रिक्शा पुलर। ठीक है, अब कब मिला दोस्तों, मैं एक रिक्शा चालक से मिला, मतलब मेरी भेंट हुई, मुलाकात हुई, कल हुई, कल कल, ठीक है, बीते हुए कल की बात हो रही, तो बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। तो क्या हो गया, सेंटेंस बन गया आपका पहला सेंटेंस, आई मेट अ रिक्शा पुलर यस्टरडे। इसका मतलब क्या हो गया कि कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है, उसका नाम रामू है। क्या नाम है उसका, रामू। तो ये तो आसान है, ये किसको नहीं आएगा जरा ये बताइए, बहुत आसान है। उसका नाम रामू है तो उसके नाम को क्या बोलेंगे, हिज नेम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पे हमारा बेसिक है, यहाँ पे पास्ट का यूज बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि है आ गया है, वो अभी भी उसका नाम अब देखिए उसका नाम पहले था तो क्या बदल जाएगा, क्या किसी व्यक्ति विशेष का नाम बदलता नहीं है, वो जैसा पास्ट में होगा वैसा ही। मान लीजिए आपका जो भी नाम है, क्या आज की डेट में आपका नाम बदल गया, कल कुछ दूसरा था आज दूसरा हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे इसलिए वो कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं, वो कभी बदलती नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, कल घूम रही थी, आज घूम रही है और कल भी घूमेगी, कोई बदल सकता है बताइए, नेवर, कभी नहीं, कभी बदल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जहाँ पे जब कोई बदलाव ना हो, अब वो बात अलग कि वहां पे कोई मजबूरी वजह अपना नाम चेंज कर दे, तो ऐसा यहाँ पे कंडीशन नहीं लानी। तो उसका नाम रामू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज नेम इज रामू, हिज नेम इज रामू, उसका क्या नाम है, रामू। फुल स्टॉप लगा दिया हमने। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ समझ में आता जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 10 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिज नेम इज रामू, उसका नाम रामू है। अब आगे देखिए, ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका परिवार बहुत बड़ा है। किसका परिवार, उसी रामू का परिवार, रामू के परिवार की बात हो रही है। तो जरा देखिए उसका परिवार, अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम या तो ये बोल सकते हैं हिज, हिज माने उसका, परिवार का मतलब होता है फैमिली, हिज फैमिली कैसी है वो, उसका परिवार क्या है, बहुत बड़ा है, हिज फैमिली इज वेरी बिग, बिग का मतलब बड़ा है, उसका परिवार बहुत बड़ा है, हिज फैमिली इज वेरी बिग। या फिर इसके ऑप्शनल का भी मैं आपको यूज बताता हूं दोस्तों। इसका ऑप्शनल ये हो सकता है, इसकी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं। देखिएगा उसकी फैमिली बहुत बड़ी, उसका परिवार बहुत बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं ही हैज अ बिग फैमिली। ये भी आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जरा देखिए इसका लॉजिक देखिए। आपको बताया ना, इसका शाब्दिक नहीं आर्थिक, मतलब उसका अर्थ के अनुसार हम उसका लॉजिक समझते हैं। तो क्या हो गया, उसका परिवार बहुत बड़ा, इसका मतलब क्या, ही हैज अ बिग फैमिली, ही हैज उसके पास है, ए बिग फैमिली एक बहुत बड़ा परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार उसके पास है। तो बात तो वही हो गई कि उसका परिवार बहुत बड़ा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा ना दोनों। तो आपको जो सही लगे वो लिख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप पहला लिखिए, ओके, दोनों सही है, दोनों आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो उसका परिवार बहुत बड़ा है, ये भी हो गया, हिज फैमिली इज वेरी बिग। अब देखिए उसकी हालत दयनीय है, जरा हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। उसकी हालत दयनीय है, तो देखो बहुत से बच्चे दयनीय की इंग्लिश नहीं जानते, और यदि नहीं जानते तो जरा बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जिनको दयनीय की इंग्लिश नहीं पता। मैं बताता हूं, तुरंत बताता हूं। तो उसकी हालत दयनीय है, किसकी हालत दयनीय है, रामू की हालत दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे मेन बात किसकी हो रही है, जो भी बातचीत, जो भी वार्तालाप, जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं पूरा, वो किसके, रामू के बारे में ही तो है। तो क्या हो जाएगा, उसकी हालत, रामू की हालत है। तो यहाँ पे हम बार बार रामू नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही तो सर्वनाम होते हैं। वर्ड दैट इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन, ओके, दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउन, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार रामू 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 क्यों करूं, हम उसी की जगह पे कहीं पे हम हिज यूज कर रहे हैं, हिज फिर से यूज किया और अगले बार फिर यूज करने जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये प्रोनाउन क्या कर रहा है, नाउन की रिपीटेशन को रोक रहा है, नाउन की जगह पे
यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी हालत दयनीय है, तो क्या हो जाएगा जरा समझिएगा, उसकी हालत। तो हिज हालत की होती है कंडीशन, क्या होती है, कंडीशन, CONDITION, हिज कंडीशन इज, कैसी है दोस्तों, दयनीय है बेचारे की कंडीशन। दयनीय को क्या बोलते हैं, मतलब दयनीय का मतलब जरा समझिए, दयनीय का मतलब होता है दया के काबिल, जिसको हम ये कह सकते हैं उसकी हालत ऐसी है कि अगर कोई उस पर दया कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे उसकी हालत दयनीय है, हिज कंडीशन इज पिटीएबल। क्या होती है दयनीय की इंग्लिश, पिटीएबल। पिटी का मतलब दया और पिटीएबल का मतलब दया के योग्य, दया के काबिल। तो हिज कंडीशन इज क्या होगी, पिटीएबल, PITIABLE, हिज कंडीशन इज पिटीएबल, उसकी हालत कैसी, दयनीय है। ओके अब देखिए, उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। अब देखो दोस्तों, जब बात हमारी कैसी हो कि किसी काम को मजबूरी के अर्थ में करने की हो, कैसे समझिएगा, बहुत बड़ा लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ग्रामर का भी रूल है ये। जब कभी कोई काम हम करते हैं और हमें वो मजबूरी में करना पड़ता है, तो हम लोग एक मॉडल, एक चीज का यूज करते हैं, एक रूल होता है हैज टू या फिर हैव टू का। क्या होता है, हैज या फिर हैव के बाद टू लगा देते हैं, इस रूल का यूज करते हैं। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या पड़ता है, अगर पास्ट में हो तो हैड टू, तो उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है, बेचारी की मजबूरी है, ठीक है ना, मजबूरी है, उस मजबूरी के अर्थ में वो क्या करेगा, रिक्शा खींचेगा। जैसे मैं आपको एक बता दूं, मेरी मजबूरी, मुझे घर जाना है, समझना, कभी कभी जाना है के अर्थ में भी यूज करते हैं, जहां पे मजबूरी समझ में आए, मुझे घर जाना। एक पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था दोस्तों, उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये बताइए मुझे घर जाना है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो मैंने वैसे उसका रिस्पांस दे दिया, आंसर दे दिया था, लेकिन फिर भी उसका लॉजिक समझ लीजिए कि मुझे घर जाना है, तो मुझे घर जाना इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जरा देखिए, आपको यही रूल लगाना है, ठीक है, क्योंकि जब मजबूरी के अर्थ में जाना होता है तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। इसके बाद आप टू भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू गो होम या आई हैव टू गो टू होम, ये भी हो गया, मुझे घर जाना है। और देखो यहाँ पे मजबूरी अगर हो रही है इसलिए मुझे घर जाना है, अगर कभी ये हो जाए मुझे घर जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे घर जाना पड़ता है, तो भी यही बनेगा, आई हैव टू गो टू होम, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ता है, मजबूरी हो रही तो आई हैव टू गो टू। दो सेंटेंस और ट्रांसलेशन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक है, समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है, रूल हम यही लगा देते हैं। आगे देखिए, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, हैज टू और हैव टू का ही यूज यहाँ पर किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उस किसे रिक्शा खींचना पड़ता है, उसे रिक्शा खींचना पड़ता है। तो आगे क्या लिखेंगे, ही हैज टू, ओके, ही हैज टू। अब रिक्शा खींचना के लिए मैंने बताया ना पुल यूज करते हैं, तो ही हैज टू पुल, क्या खींचना पड़ता है, रिक्शा खींचना पड़ता है, ही हैज टू पुल रिक्शा, ही हैज टू पुल रिक्शा, उसे रिक्शा खींचना पड़ता है। कब से कब तक खींचना पड़ता है, तो सुबह से शाम तक। सुबह से मतलब फ्रॉम मॉर्निंग, बेचारा मजबूरी वाले लोग ऐसे ही करते, सुबह से घर से निकल जाते हैं और शाम तक काम करते हैं। तो फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर के, फ्रॉम मॉर्निंग, और कब तक, शाम तक। तो तक की इंग्लिश होती है टिल, ठीक है। तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो आपको बात समझ आ गई, ही हैज टू पुल रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, उसको सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। हो गया, मजबूरी का था इसलिए हमने बता दिया, हैज टू का यूज कर लिया, ये रूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब जरा देखना दोस्तों, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा कि उसने जब रिक्शा खींचा तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, असर पड़ा है, इसके ऊपर पड़ा है, तो देखिएगा उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, ही हैज बीन, ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़ा, ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड, ठीक है ना। ही हैज बीन बैडली, बैडली माने बुरी तरीके से, बैडली मतलब बुरी तरीके से पड़ा है, उसका बुरा असर पड़ा है। ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड,
अफेक्टेड किसके द्वारा पड़ा है? ही अब अफेक्टेड में यहाँ पे इसके स्वास्थ्य के लिए हो गया, ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड बाई इट, इसके द्वारा। जरा समझने की कोशिश करते हैं मैंने ये कैसे बना दिया। तो देखो उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है, तो ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड बाय इट, वो इसके द्वारा, पता है ना लॉ, इसमें हम शाब्दिक अर्थ नहीं चलते, उसमें हम उसके अर्थ के अनुसार चलते हैं। तो मतलब ये हो गया कि उसके, इसी के द्वारा, किसके द्वारा, ये जो इतनी मेहनत कर रहा ना, रिक्शा खींचना पड़ता है, बेचारे के पास मजबूरी है, हालत भी दयनीय है, पिटिएबल दयनीय है कंडीशन है, तो वो क्या उसके स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो मैंने हेल्थ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हेल्थ अंडरस्टूड हो गया। कैसे? क्योंकि हैज बीन बैडली अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब ही होता है प्रभाव पड़ना। अब किस पे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ही हैज, मैंने क्या बताया, ही के साथ लगा दिया हैज बीन, उसी के ऊपर पड़ा, तो उसी के ऊपर पड़ा मतलब उसके स्वास्थ्य पर पड़ा। ठीक है, तो स्वास्थ्य यहाँ पे हेल्थ अंडरस्टूड है, तो क्या हो गया, ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड बाई इट। आगे, कभी कभी वह खांसता और खून की उल्टियां करता है या खून थूकता है। तो कभी कभी की इंग्लिश होती है समटाइम्स। क्या होती है? जल्दी से जरा करते हैं, समटाइम्स, कभी कभी वह खांसता है। देखो इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जरा समझिएगा, कभी कभी वह खांसता है, कभी कभी वह खांसता है। समटाइम्स ही, खांसना की होती है कफ, क्या होती है? कफ, COUGH, कफ का मतलब होता है खांसना। लेकिन इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब में SIS को ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं, याद है ना, बताया था। तो देखिए सब सम टाइम ही कफ्स, कफ्स का मतलब खांसता है, समझ आ गया? ये एरो मिटा देता हूं, सम टाइम ही कफ्स, कभी कभी वो खांसता है और खून थूकता है, मतलब खून की उल्टियां करता है। एंड अब देखो यहाँ पे थूकना का लॉजिक होता है, मुंह से कोई चीज बाहर करना, वो होता है स्पेट, थूकना। जैसे कहते हैं ना, इधर उधर मत थूको, ऐसे कई जगह लिखा मिलेगा, तो इधर उधर मत थूको को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट स्पेट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, कहीं भी जहां मन करे वहां थूक दोगे क्या? तो स्पेट का मतलब होता है थूकना। चलिए मैं इसका टेंस लिख देता हूं, मैं जो बोला हूं कि इधर उधर मत थूको, जरा देखिएगा, इधर इधर उधर मत थूको, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? जरा देखिएगा, डोंट, क्योंकि यहां पे मना किया जा रहा है, डोंट स्पेट। ठीक है, चाहे तो एनीवेयर कर दो कि हर कहीं ना थूको, इधर उधर का मतलब, या आप बोल सकते हो डोंट स्पेट टू एंड फ्रो, डोंट स्पेट टू एंड फ्रो, इधर उधर मत थूको, या आप कह सकते हो डोंट स्पेट एनीवेयर, कहीं भी मत थूको। ठीक है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? सम टाइम ही कप्स एंड, थूकता है, खून थूकता है, तो ये हो गया स्पेट आउट। ठीक है, एंड स्पेट्स आउट। स्पेट्स आउट क्यों लग गया? क्योंकि इंडेफिनिट है, याद रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में ऐसे इस लगेगी। सब्जेक्ट एक वचन है तो ऐसे इस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक वचन नहीं है, तो SIS नहीं लगेगा। तो एंड स्पिट्स आउट, क्या स्पिट आउट करता है, क्या थूकता है? ब्लड, एंड स्पिट्स आउट ब्लड, कभी कभी वह खून थूकता है, खून की उल्टियां करता है। अब देखो दोस्तों क्या है, पर वह लाचार है बेचारा, पर वह लाचार है, बट, पर के लिए हम क्या लगाएंगे? बट। ठीक है, वह लाचार है, बट ही इज, लाचार को क्या बोलते हैं? कि जिसके पास, जो मदद जिसकी ना की जा सके, मदद उसकी कोई नहीं करने वाला, लाचार है, मजबूर है, बट ही इज हेल्पलेस, ही इज हेल्पलेस। तो देखा दोस्तों आपने, कहा कठिन था ये सेंटेंस। आप स्टार्ट में बोल रहे थे कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, जरा देखिए बन गया हमारा पूरा पैसेज। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, क्या है पूरा समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग जहां पे आपको आसान लगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और कई बार इसको रिमाइंड करके इस वीडियो को देखिएगा। तो कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। आई मेट अ रिक्शा पुलर यस्टरडे। कल मैं एक रिक्शा चालक से मिला, उसका नाम रामू है, हिज नेम इज रामू, उसका नाम रामू है। उसका परिवार बहुत बड़ा है, हिज फैमिली इज वेरी बिग। उसकी हालत दयनीय है, दया के काबिल है। हिज कंडीशन इज पिटिएबल, उसकी हालत दयनीय है। अब क्या है, वह सुबह से शाम तक रिक्शा खींचता है, उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। ही हैज टू पुल रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है।
उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है। ही हैज बीन, ये पड़ा है मतलब इसके ऊपर असर हो चुका है, ये समझ लेना। ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड बाई इट। अब स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा तो वो पूरा व्यक्ति के ऊपर भी तो असर पड़ेगा, इसलिए ये लॉजिक दे दिया गया है। ही हैज बीन बैडली अफेक्टेड बाई इट। अब क्या है, कभी कभी वो खांसता और खून की उल्टियां करता है। समटाइम्स ही कफ्स एंड स्पिट्स आउट ब्लड, वो खून थूकता है पर वह लाचार है, बट ही इज हेल्पलेस। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान सा पैसेज था और आप लोगों ने सीखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 10 अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, अगर आप वीडियो आपको पहली बार मिला है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारियों वाले वीडियो आप सबको मिलते रहें और आपके अंदर से इंग्लिश का डर खत्म हो जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।